DNA is beneficial for the survival of species over time explain। ठीक है, तो बेटा ये कह रहा है कि जब DNA में वेरिएशन होती है इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। तो कैसे सर्वाइवल में हमें बेनिफिट करती है स्पीशीज को, वो हमें बताना है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा जब हमारा ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, DNA की कॉपी बनती है। ये मैं आपको समझाती हूँ अभी। देखो लेट्स से हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस हुआ, ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, उससे DNA की कॉपी बनी। ठीक है, DNA की कॉपी बनी तो DNA की कॉपी पे क्या बनी तो क्या हुआ, उसमें चेंजेस आ गए, कुछ चेंजेस आए तो चेंजेस से क्या हुआ, हमारा उसके अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिली। वेरिएशन कैसे देखने को मिली, उसके अंदर एक नया करेक्टर डेवलप हो गया। वेरिएशन से क्या हुआ, एक नया करेक्टर डेवलप हुआ। ठीक है जी, एक नया करेक्टर डेवलप हुआ वेरिएशन से। नया करेक्टर डेवलप होने से क्या हुआ, नया करेक्टर अब कैसा हो सकता है नया करेक्टर, वो एक आई कलर भी हो सकता है, वो एक हाइट से रिलेटेड भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनीथिंग, हाइट से रिलेटेड हो सकता है कोई भी, है ना, और हेयर से रिलेटेड हो सकता है लेट्स से, है ना, तो कुछ भी हो सकता है एनीथिंग, है ना। तो उससे क्या हुआ, हमें नया करेक्टर से क्या हुआ, हमें वेरिएशन देखने को मिली। वेरिएशन से क्या हुआ, नया करेक्टर डेवलप हो गया। तो अब हमें क्या हुआ, इससे नया करेक्टर डेवलप होने से क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, इससे एक तो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली, डाइवर्सिटी देखने को मिली इन ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी देखने को मिली हमें ऑर्गेनिजम्स में। और नेक्स्ट हमारा क्या हुआ कि इससे हमारा और क्या बेनिफिट हुआ बेटा, सेकंड बेनिफिट, अब एक जो है वेरिएशन आई, तो वेरिएशन से क्या हुआ बेटा, वेरिएशन आती है जब भी तो एक ऑल्ट्रेशन आती है ना, ड्रास्टिक ऑल्ट्रेशन देखने को मिलती है, वेरिएशन आती है जब भी, तो वेरिएशन आने पे ड्रास्टिक ऑल्ट्रेशन जो हमें देखने को मिलती है उससे क्या होता है, सर्वाइवल में इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ठीक है, वो सर्वाइवल में भी हमें हेल्प करती है, हेल्पफुल इन सर्वाइवल। ठीक है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट यही हुआ, डाइवर्सिटी हुआ हमें देखने को मिली, ऑर्गेनिजम्स के बीच में हमें क्या देखने को मिली, डाइवर्सिटी। और सेकंड रीजन इन्होंने क्या दिया है, देयर विल बी अ ड्रास्टिक अल्टरेशन ऑफ niches, a population with variation is most likely to have some surviving members to ensure continuity of species। बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में बेटा हमें क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन इन इंस्टेंट्स, एक ऐसा एग्जांपल बताना है where reproduction would be counterproductive। हमें काउंटर प्रोडक्टिव मतलब हमें जहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन का हमें ऑपोजिट इफेक्ट देखने को मिलेगा, हमें एक ऐसा इंस्टेंस बताना है। ठीक है, टू द सस्टेनेंस ऑफ स्पीशीज। अब बेटा देखो अगर आपको पता है जब एक ऑर्गेनिज्म है अगर वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है, तो क्या उसका इफेक्ट होगा, उससे आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रिसोर्सेज में कंपटीशन हो जाएगा, है ना, तो उसका बेसिकली क्या होगा, ऑपोजिट इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाएगी, रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने की वजह से क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, a higher rate of reproduction would lead to unchecked population growth leading to competition of resources and subsequent lower standard of living। ठीक है जी, सी पार्ट क्या है, what is the sequence of events that takes place in the human reproduction when an egg is not fertilized। अच्छा जी, आपको सीक्वेंस बताना है, ठीक है जी। अब अगर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारी क्या है, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब के ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है,
हमें वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हेन एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, बेसिकली हमें क्या एक्सप्लेन करना है, हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन करना है इस केस में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इस केस में जो हमारा ओव्यूलेशन होता है जब, तो उसमें क्या होता है, ओवरी से एग निकल के हमारा कहाँ आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब में जब हमारा एग आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा स्पर्म सेल्स वेट करते हैं कि वो फर्टिलाइज हो। तो अगर एग हमारा उस केस में फर्टिलाइज नहीं होता है, तो क्या होगा वो, तो एग मूव करके कहाँ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। अब यूट्रस में इस केस में क्या होगा, हमारी लाइनिंग काफी थिक हो जाती है, ठीक हो जाती है। इस टाइम पे यूट्रस की लाइनिंग हमारी ठीक हो जाती है। तो ठीक होने की वजह से क्या होता है बेटा, हमारा यूट्रस की लाइनिंग रप्चर हो जाएगी। यूट्रस की लाइनिंग रप्चर होगी तो क्या होगा, हमारा जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वो ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। रप्चर होने पे हमारा जो है उसके अंदर से ब्लड एंड म्यूकस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एग सर्वाइव्स फॉर अ डे इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस केस में क्या होता है, एक दिन के लिए एग हमारा सर्वाइव करता है, और अगर एग नहीं सर्वाइव, एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता, तो क्या करता है, वो यूट्रस की लाइनिंग में आ जाएगा, और वो कैसे वाजाइना से ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। अब इसका और पार्ट देखते हैं। और पार्ट में बेटा क्या करना है, हमने फ्लावरिंग प्लांट की सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस बताना है हमें, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो बेटा फ्लावरिंग प्लांट के केस में क्या होता है, हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स निकल के एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, हमारा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा स्टिग्मा से वो जर्मिनेट होते हैं और हमारी पॉलन ट्यूब बनती है। तो हमारे पॉलन ग्रेन्स क्या है बेटा, ये मेल गैमीट है, ठीक है। पॉलन ट्यूब से वो मेल गैमीट में जाते हैं, फिर मेल गैमीट में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पॉलन ट्यूब जो है वो धीरे धीरे जो है बढ़ती है हमारी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर हमारा फ्यूजन होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और उससे क्या होता है, हमारा जाइगोट बनता है। तो जाइगोट से फिर वो बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा ओव्यूल से हमारा सीड बनता है, और ओवरी से हमारा फ्रूट बनता है। तो आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो pollen grain from the stamen is transferred to the stigma, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। जब पोलन ट्यूब फिर क्या करती है, जर्मिनेट करती है, और वो कहाँ पे जाती है, ओवरी में पहुंचती है। फिर फिर उसके बाद क्या होता है, उसका मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, फीमेल जर्म सेल एंड फीमेल सेल सेल का, और उससे क्या बनता है, जाइगोट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, हमारा द जाइगोट जो होता है अंडरगोज रैपिड डिवीजन, ठीक है। उसकी डिवीजन होती है, और वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल जो होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे क्या बन जाता है, हमारा सीड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो। Suggest any two reasons why child marriages are hazard to the reproductive health of women. बेटा चाइल्ड मैरिजेस अब हमारी हैजर्डस क्यों है, एक तो देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टेज पे प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा अगर टीनेज में किसी की मैरिज हो जाती है, तो उसका जो है फीमेल बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इसका क्या इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, देखो इसका आंसर, females will not have reached full sexual maturity at the time of marriage, ठीक है जी। और क्या है, और इसका क्या साइड इफेक्ट क्या होगा, उसकी बॉडी पे, फीमेल बॉडी पे ही उसका साइड इफेक्ट हमें देखने को मिले। देयर पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी इन द टीनेज ईयर्स दैट मे कॉज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द फीमेल्स बॉडी, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, और इसकी वजह से क्या मिसकैरेज भी हो सकता है फिर,
नेक्स्ट हमारा सी पार्ट क्या है, गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ मैकेनिकल बैरियर ओवर अदर कंट्रासेप्टिव मेजर्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो आपको अब क्या इसमें एडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल बैरियर यूज करते हो प्रेगनेंसी रोकने के लिए तो उसके क्या है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ मैकेनिकल बैरियर ओवर अदर कंट्रासेप्टिव मेजर्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हम यूज करते हैं रिप्रोडक्शन रोकने के लिए, इससे क्या होता है बेटा, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा, अगर हम कॉपर टी एंड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूज कर रहे हैं और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा, इरिटेशन हो जाएगी। इरिटेशन की वजह से क्या होगा, यूटेराइन लाइनिंग में इरिटेशन हो जाएगी अगर वो प्रॉपरली प्लेस नहीं किया, और इसको हो सकता है हमें कुछ टाइम बाद निकालना भी पड़ जाए, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कॉपर टी कई बार यूज करने पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है, कई केसेस में। और अगर हम सर्जिकल मेथड्स यूज कर रहे हैं तो सर्जिकल मेथड्स अगर ठीक से नहीं परफॉर्म किया गया तो उसकी वजह से हमारे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकती है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में क्या है बेटा, पी एंड क्यू रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस कैरिंग इक्वल करंट आई इन अ डायरेक्शन perpendicular to the plane of the screen outwards. K is the midpoint of the line joining P and Q. ठीक है, हमें P and Q क्या है, दो एक स्ट्रेट वायर्स दे रखी है और इसके अक्रॉस क्या है, करंट आई हम जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन आउटवर्ड्स। तो बेटा इसमें क्या होगा, अब आउटवर्ड्स है तो राइट हैंड थंब रूल लगेगा, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसमें डायरेक्शन नहीं मार्क करी गई है, मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। ए पार्ट क्या है, ड्रॉ द अबव इमेज एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हमें, ठीक है, डायरेक्शन आउटवर्ड्स है तो क्या होगा, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, ये देखो ये ऐसे कर रही है तो ये ऐसे ऐसे ही डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो इस केस में भी यही हो रहा है, क्यू के केस में, हाँ, तो क्यू के केस में भी हम डायरेक्शन ऐसे ही मार्क करेंगे, ठीक है जी। क्यू के केस में भी हमने ऐसे ही डायरेक्शन मार्क करनी है जैसे हमने। और अब सेकंड पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड पी एंड क्यू चेंज, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड पी एंड क्यू टू रिप्रेजेंट दिस चेंज। क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी बढ़ जाएंगी, करंट की डायरेक्शन तो वही सेम ही रहेगी, इसकी डायरेक्शन तो हमारी सेम ही रहेगी, ठीक है जी। तो आपने और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करनी है, बढ़ा देनी है ऐसे, और उसकी डायरेक्शन शो कर देनी है आपने, और रीजन लिख देना। रीजन क्या लिखोगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड पी एंड क्यू विल इंक्रीज। बेटा सी पार्ट में क्या है, B is the magnetic field at point K due to the current in the wire P. What will be the magnetic field due to P and Q at the midpoint? तो अब देखो बेटा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट P, वो जो प्रोड्यूस हो रही है K पे, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, पॉइंट P की वजह से। और मैग्नेटिक फील्ड Q की वजह से, और ये अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट Q की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो क्या हो गया ये, लेट्स से मैं इसको कोई और नाम दे देती हूँ, इसको मैं दे देती हूँ V, ठीक है, V क्यू प्रोड्यूस हो रही है। तो अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस केस में हमारा क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस होगी क्या होगी, 0 प्रोड्यूस होगी। और आप इसका क्या रीजन दोगे, द मैग्नेटिक फील्ड एट point K due to current in wires P and Q are equal in magnitude but opposite in direction, so two fields will cancel each other। ये देखो इसमें क्या आंसर दिया है हमें, the magnetic fields at point Q due to current in the wire P and Q are equal in magnitude but opposite in direction। तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है,
if B is the magnetic field at point Q, K due to the current in wire P and the current in wire Q is reversed, what will be the magnetic field at point midpoint K? बेटा अब हमारे अगर करंट की डायरेक्शन जो है रिवर्स कर देते हैं क्यू के केस में, तो हमारा क्या होगा, अब हमारा जो है क्यू भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्यू एंड पी दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो क्या होगा दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, अपवर्ड हो जाएगी। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, तो वो ऐड हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर 2B आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक्शन ई है। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट एज देयर इज therefore not suitable for making jelly, to make it hard हम क्या यूज करते हैं, alloys यूज करते हैं with other metals। तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड हमारी कैरेट्स के टर्म्स में मेजर करते हैं हम, है ना। प्योर कैरेट गोल्ड जो होता है वो उसकी 24 पार्ट्स ना, 24 कैरेट गोल्ड को हम प्योर कैरेट गोल्ड बोलते हैं ना। तो नेक्स्ट हमारा ए पार्ट क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। अब 18 कैरेट गोल्ड में हमें परसेंटेज निकालनी है, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, तो टोटल कितना होता है 24, तो क्या आ गया ये तो कितनी परसेंटेज आ गई इसकी, 75%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ गोल्ड कितनी है 18 कैरेट गोल्ड में, 75%। और दो अलॉयज कौन से यूज होते हैं टू मेक 22 कैरेट गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर और सिल्वर हम दो अलॉयज यूज करते हैं टू मेक 22 कैरेट गोल्ड। Next is like gold, pure iron is also comparatively soft and also name the process that is mixed with iron. B part is like gold, pure iron is also comparatively soft and undergoes rusting. ठीक है बेटा, अब जो प्योर आयरन है ये क्या है, सॉफ्ट होता है और इसमें रस्टिंग भी बड़ी इजीली लग जाती है। तो हम कौन सा सब्सटेंस मिक्स करते हैं आयरन के साथ तो आयरन के साथ अगर हम कार्बन को मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा स्टील बन जाता है। ठीक है, और अगर हम इसके साथ आयरन के साथ क्रोमियम और निकल यूज करते हैं तो हम उसको स्टेनलेस स्टील में यूज करते हैं। ठीक है जी, तो हम इसका क्या आंसर देंगे, हार्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कार्बन यूज करते हैं। ठीक है, और हम रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए स्टील बनाना होता है तो हम कौन सा यूज करते हैं, हम यूज करते हैं तब निकल एंड क्रोमियम। ठीक है, निकल एंड क्रोमियम यूज करेंगे स्टेनलेस स्टील के केस में। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज एन अलॉय। अब अलॉय क्या है बेटा, अलॉय हमारा क्या है, हमारा जो है अलॉय वो दो टाइप के मिक्सचर्स के अंदर आता है, तो होमोजेनियस और दूसरा हेट्रोजेनियस। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी फिक्स कंपोजिशन होती है और और हेट्रोजेनियस वो होते हैं जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। तो इस केस में देखो हम गोल्ड के केस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन ही यूज कर रहे हैं, तो ठीक है। तो अलॉय हमारा किस टाइप का मिक्सचर हुआ, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो अलॉय हमारा किस में आता है, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आता है। ठीक है जी, ये होमोजेनियस कौन से होते हैं, जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हेट्रोजेनियस जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है, हाउ डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन अलॉय कंपेयर विद दैट ऑफ द प्योर मेटल। तो प्योर मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो बेटा ज्यादा होती है अलॉय से, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। ठीक है जी, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन में क्या है, हेरिडिटी से है, ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या है, टू ह्यूमन बीइंग्स हु कैन बोथ रोल देयर टंग्स प्रोड्यूस 11 चिल्ड्रन, 3 of these children could not roll their tongues। तो 11 चिल्ड्रन में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं रोल कर सकते हैं एंड 8 चिल्ड्रन कैसे हैं जो अपनी टंग को रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में बेटा हमारे पास क्या है आपको पता है
अब जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वो हमारा डोमिनेंट ट्रेट होता है, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या हुआ इसमें, रोलिंग वाले हमारे जो है, रोलिंग टंग वाले वो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। और रिसेसिव क्या है हमारा, नॉन रोलिंग का केस है, ठीक है। तो डोमिनेंट के केस में क्या कौन कौन सी कंडीशंस पॉसिबल है हमारे पास, दोनों कैपिटल आर और ये पॉसिबल है, ठीक है। इसमें होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशंस आ रही हैं, और रिसेसिव के केस में हमारी सिर्फ क्या आएगी, स्मॉल आर वाली कंडीशन आएगी, होमोजाइगस ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इस जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि इसमें हमारा जो दोनों ही पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो कैसी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन की है, मतलब एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, ठीक है जी। तभी रोलिंग और नॉन रोलिंग दोनों केसेस आ रहे हैं ना, रिसेसिव तो सारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब पेरेंट एक हमारा मेल हो गया एक फीमेल हो गया, तो देखो इसमें क्या आया, दोनों केसेस में क्या आया हमारे पास, जो पेरेंट्स हैं एक में क्या ये कंडीशन होगी, ठीक है। जब पेरेंट्स ने ये क्या है, गैमीट्स बनाए, गैमीट्स में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर बेटा हमारा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है जी। तो अब इसकी एफएन जनरेशन बना देंगे बेटा हम, तो एफएन जनरेशन में कैसे करेंगे हम, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है जी। ये हमारा हो गया। अब ये कौन सा आया हमारा, रोलिंग का केस, ये हमारा ये भी रोलिंग वाला आ गया, ठीक है जी। ये भी रोलिंग का आया केस, और ये आया सिर्फ नॉट रोलिंग, ठीक है। अब हमें क्या बताना था, विच स्टेज इज कंट्रोल्ड बाय द रिसेसिव, रिसेसिव वाला कौन सा होता है, ऑब्वियसली नॉट रोलिंग का केस आएगा इसका, ठीक है जी। तो रिसेसिव जील का कौन, तो इसमें नॉट रोलिंग, स्टेट ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स, अब इसमें रेशो बतानी होती है, जीनोटाइप्स में क्या होती है, रेशो होती है, तो रेशो कैसे बताएंगे देखो, तो इसकी क्या है 1, और ये इसमें कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है जी। 1 आ रहा है तो क्या होगी, 1:2:1, ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया। शो ऑल द इनहेरिटेंस ऑफ द टंग इन ह्यूमंस, इन द गिवन एग्जांपल यूजिंग अ सुटेबल क्रॉस, व्हाट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग विल शो द सेम जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है बेटा। तो हमें इसमें क्या करनी है, परसेंटेज बतानी है जिनकी सेम परसेंटेज है एज दैट ऑफ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है जी। अब रेशो देखो इस केस में, अब कैपिटल आर की रेशो क्या है 25%, ठीक है। हमसे पूछी क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर की पूछी है, तो इसकी रेशो क्या है 50%, स्मॉल आर की भी क्या है 25%, हमसे क्या उनसे पूछी है ये वाली, तो क्या आंसर हुआ इसका 50%, ठीक है जी। हम नेक्स्ट सी पार्ट में चॉइस दी हुई है, नेक्स्ट सी पार्ट क्या है, इफ वन ऑफ द पेरेंट्स कुड नॉट रोल देयर टंग विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस रेशो ऑफ टंग रोलर्स टू नॉन टंग रोलर्स, मतलब हमें किसके बीच में क्रॉस करना है, कैपिटल आर और, ठीक है, यही कंडीशन हुई नॉन रोलर्स की, तो इसके बीच में हमें क्रॉस करके दिखाना है, इसका टेबल बनाना है आपने, ठीक है जी। तो ऐसे क्रॉस करके दिखा दोगे आप, ठीक है जी, ये आपका टेबल हो जाएगा। और इसमें रेशो कितनी आ रही है बेटा, रोलर्स और नॉन रोलर्स की कितनी रेशो आ रही है, रोलर्स, आपको रेशो बतानी है रोलर्स एंड नॉन रोलर्स की, ठीक है जी। अब रोलर्स कितने हमारे, कैपिटल और कैपिटल आर, ठीक है जी। तो क्या आएगी 2:2 है ना, तो टोटल 4 है, तो क्या आएगी इसकी रेशो 1:1, क्या रेशो आ गई बेटा इसकी 1:1 इज द आंसर, ठीक है जी।